हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सब इस इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मगध साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आप जैसे जानते होंगे, मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताया था। 16 महाजनपद हुए थे कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात 600 बीसी के आसपास जो थे 16 महाजनपद हुए थे। उन 16 महाजनपद में से जो मगध महाजनपद था उसका उत्कर्ष एक साम्राज्य के रूप में हुआ और उसे भारत का प्रथम साम्राज्य होने का गौरव प्राप्त होता है। तो इसमें हम इस पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वंश जो इस पर शासन करता है उसका नाम था हर्यक वंश, जिसे 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। एंशियंट हिस्ट्री में आपको जो है डेट्स याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तो जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। इसने जो थे अपने राजनीतिक मतलब साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने राजनीतिक को क्या किया, सुदृढ़ किया और समाजवादी महत्वाकांक्षा को अपना शासन का आधार बनाया। इसने दो विवाह किए थे, एक कौशल जनपद की राजकुमारी कौशल देवी से तथा लिच्छवी की राजकुमारी चंदना से इसने विवाह किया था। और उसके बाद इसने अंग जो राज्य था उस पर भी आधिपत्य स्थापित करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। और आप जानते होंगे बिंबिसार जो था गौतम बुद्ध का ही समकालीन था। इसे श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे बनता है कि इसके राज्य में कौन सा वेद था, तो इसके राज्य वेद का नाम था जीवक। इसने जीवक को अवंती नरेश चंद्रघोष के इलाज के लिए भी भेजा था। तो बिंबिसार से बनने का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इसके राजवेद का नाम क्या था, इसका उपनाम क्या था। तो इसका उपनाम या इसका निकनेम जो था श्रेणिक भी था। इसने दो विवाह किए थे, एक राजकुमारी कौशल देवी से, एक राजकुमारी चंदना के साथ। अब जो है हमारा अगला शासक होता है अजातशत्रु, जो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन करता है। अजातशत्रु जो था बिंबिसार मतलब अर्थात अपने पिता की ही हत्या करके मगध का शासक बनता है और इसे कुणी के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने जो थी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और काशी तथा वासी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में लाया। जहाँ काशी इसके पिता अजातशत्रु को इसके पिता बिंबिसार को दहेज के रूप में प्राप्त थी, परंतु पिता की हत्या करने के बाद काशी नरेश ने काशी वापस छीन लिया था इससे। इसने वापस एक लंबा संघर्ष किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिससे इसने काशी को वापस अपने राज्य में मिला दिया। अजातशत्रु ने दो नए हथियार, दो नए अस्त्र रथ मूसल और महासदा कंटक का भी प्रयोग किया था तथा 483 ईसा पूर्व में इसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। कहाँ? राजगिरी के सतकर्णी गुफा में। तो अजातशत्रु से बनने वाले इतने ही प्रश्न होते हैं। उसके बाद इसके पुत्र उदयन का शासन काल आता है, तो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके साम्राज्य गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि सबसे पास शासक हुआ बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तीनों ने अपने अपने पिता की क्या की थी? हत्या की थी। इसी वजह से इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो परीक्षा में ऑप्शंस में पितृ हर्यक वंश ना देकर पितृहंता वंश भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। उसके बाद उदयन के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र या पटना, तीनों एक ही स्थान का नाम है, की स्थापना की थी। ठीक है, जैन धर्म का मानने वाला था और हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जिसे दर्शक भी कहा जाता था। नागदशक की जो है हत्या हो जाती है। इसकी हत्या इसी के एक अमात्य ने की। इसके अमात्य का नाम था शिशुनाग तथा शिशुनाग ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की नींव रखी, जिस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने मगध साम्राज्य पर 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था।
ठीक, शिशुनाग ने अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश या कहीं-कहीं इसे नागवंश भी कहा जाता है। शिशुनाग जो था इसने अवंती पर अधिकार प्राप्त किया था और इसने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? वैशाली को। तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी वैशाली। शिशुनाग वंश के जितने भी राजा हुए सबकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। इसने 412 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके पश्चात इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है, जो 395 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसने एक ही उल्लेखनीय कार्य करवाया था। इसने जो था वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में करवाया था। ठीक, इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि कालाशौक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ करवाया था? तो वैशाली में। कब करवाया था? 383 ईसा पूर्व में करवाया था। उसके बाद कालाशौक की मृत्यु होती है। कालाशौक की मृत्यु होती है तथा और भी कई शासक बनते हैं, परंतु वे उस हद तक शासन नहीं कर पाते। इसकी वजह से एक नया वंश नंद वंश की स्थापना होती है, जो 22 वर्षों तक अर्थात 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर शासन करता है। ये एक शक्तिशाली राजवंश था। ये बहुत ही धनी राजवंश था और इसके बारे में कहा जाता है कि उस समय सबसे बड़ी सेना जो थी नंद वंश के पास ही हुआ करती थी। इसके जो पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जो एक शूद्र शासक था। उसने सर्व अभावक की भी उपाधि धारण की थी। ठीक, तो इससे क्या, ये कौन सा शासक था? यह शूद्र शासक था। और किसी ग्रंथों में इसे ब्राह्मण भी कहा गया है, परंतु ज़्यादा एक्यूरेट तथ्य इसे शूद्र ही मानना सही रहता है। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक जो है धनानंद बनता है। घनानंद घनानंद भी बहुत ही धनी शासक था। इसने करों को बढ़ाया और बहुत सारा धन कमा लिया था। इसके बारे में कहानी कही जाती है कि घनानंद ने अपने धन को गंगा नदी जब सूखी हुई थी तो उसी के बीचों बीच जाके गड़वा दिया था, तथा कुछ सिंबल्स या यूं कहें कि कुछ उस पर निशानी दे दिया था कि हाँ, मेरा धन जो है यहाँ पर गड़ा हुआ है। परंतु जो गंगा नदी का क्षेत्र जो सूखा हुआ था बहुत वर्षों से, उसी वर्ष वहाँ पर बाढ़ आती है और उसका सारा का सारा धन गंगा नदी में ही बह जाता है, जिससे इसे बहुत सदमा हो सकता है तथा ये अच्छा शासक न बनकर क्रूर शासक बन जाता है। और सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। उस समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सिकंदर किसके समकालीन था? सिकंदर किसके समकालीन था? तो सिकंदर जो था घनानंद के ही समकालीन था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन नहीं था। अब ऐसा क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी में इतना विकास हुआ? तो इसके विकास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि इसके व्यापार में प्रगति हुई, सिक्कों का प्रचलन हुआ और नगरों का उत्थान हुआ। आप सब जानते हैं कि लोहे की खोज जो थी उत्तर वैदिक काल में की गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो गई तो इससे जो थे हथियार बनाने में बहुत ही ज़्यादा अस्त्र शस्त्र बनाए गए अच्छी प्रकार के, प्लस बहुत सारे यंत्रों का निर्माण हुआ जो कि कार्य को आसान कर देते थे। यही दो कारण हुए जिसने कि मगध को एक साम्राज्य बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। और क्या परिवर्तन हुआ? जो बलि शुल्क बलि कर जो अपनी स्वेच्छा से दिया जाता था, उसे एक कर बनाया गया, अर्थात उसे देना ही पड़ेगा। शुल्क और भाग, ये 3 कर महत्वपूर्ण कर थे। योद्धा और पुरोहित वर्ग कर से पूरी तरह से मुक्त हुआ करते थे कि करों का पूरा बोझ किसानों पर पड़ता, जो कि मुख्यतः वैश्य थे। निवास की भूमि और कृषि की भूमि दोनों अलग अलग कर दी गई और इस काल में ही सबसे पहला स्थायी, नियमित और सुदृढ़ सेना का गठन किया गया था। आप सब जानते हैं कि इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ा था। कहीं भी वहाँ पर स्थायी सेना का उल्लेख नहीं था, परंतु 600 ईसा पूर्व 600 बीसी में ही स्थायी सेना कॉन्सेप्ट आता है और इस काल के राजाओं के पास बहुत ही बड़ी बड़ी सेनाएं हुआ करती थी। हमारे देश पर एक आक्रमणकारी सिकंदर ने आक्रमण किया था, जिसे विश्व जीतने का सपना इसने देखा था
तथा विश्व जीतने के उद्देश्य से ही ये जो था अपने घर को छोड़कर लड़ने के लिए निकला था। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। और सिकंदर जो था भारत में प्रवेश करने के लिए ईरान के राजा दारा थर्ड को ही हराकर भारत में प्रवेश करता है। इनको हराता है और भारत में सिकंदर प्रवेश कर जाता है। सिकंदर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतता है, जिसमें एक परंतु एक महत्वपूर्ण युद्ध हाइडेस्पीर या वित्सत्ता का युद्ध माना जाता है, जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा जाता है। हालांकि पोरस के सेना में हाथियां थी, और जिसे पहली बार सिकंदर ने देखा था, पहली बार सिकंदर ने हाथी को हाइडेस्पीर के युद्ध में ही देखा था। सिकंदर इस युद्ध को जीत जाता है। पोरस हार जाता है, परंतु सिकंदर पोरस की बहादुरी से बहुत प्रसन्न होता है तथा उसे आजाद कर देता है। ठीक। अब एक नदी थी, व्यास नदी, और जिसमें बहुत ही अधिक क्या आई थी, व्यास नदी में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आया हुआ था। उसका जल स्तर अत्यंत ही बढ़ गया था। इस सिकंदर की जो सेना थी देखकर डर गई, और उसने व्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और यहीं पर सिकंदर का विश्व को जीतने का सपना टूट जाता है। इसकी सेना कहती है कि हम जो है घर से निकले बहुत बहुत दिन हो गए हैं, हमें अपने घर वापस जाना है। एक बार हम अपने घर पहुंच जाएंगे, कुछ दिन आराम करने के बाद हम पुनः जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए आएंगे। परंतु सिकंदर जानता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो जाती है। युद्ध के चोटों की वजह से, या कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी मृत्यु जो है मलेरिया से भी हुई है। हालांकि सिकंदर जो भारत में आया था, इसने भारत में दो नगर, एक बुकेफाला और विजयनगर नगर बसाए थे। बुकेफाला जो था इसके घोड़े के नाम पर इसने इस शहर का बसाया था। ठीक। तो ये था मगध साम्राज्य के तीन वंशों के बारे में जानकारी। जो तीन वंश महत्वपूर्ण वंश, एक हर्यक वंश, नागवंश और नंदवंश। हम कल की वीडियो में जो है मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण वंश माना जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक तीन महान शासकों ने शासन किया था। ठीक। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। थैंक यू।